ये बात 1990 की है। वंशिका उस दिन पहली पहली बार अपने नए हॉस्टल में रहने को आई थी। वैसे वो ऋषिकेश में रहती थी, पर उस समय वहाँ ज़्यादा सुविधा ना होने की वजह से देहरादून के एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया और साथ में उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। और वो जिस हॉस्टल में रहने आई थी, उस हॉस्टल के बच्चों का कहना था कि यहाँ कई सारे भूत रहते हैं, क्योंकि उनका जो ये हॉस्टल था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना था। इस हॉस्टल को एक अंग्रेज ने बनवाया था। उसे वहाँ कई अच्छी जगह नहीं मिली थी, इसलिए उसने वहाँ के एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर कॉलेज और हॉस्टल बनवाया था। ये कॉलेज और हॉस्टल बस लड़कियों के लिए उस अंग्रेज ने बनवाया था, क्योंकि उस समय हमारे देश में लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। उस हॉस्टल में रह रहे बच्चों का ये भी कहना था कि इस हॉस्टल में कई सारी लड़कियों की मौत भी हो रखी है और इसी वजह से इस हॉस्टल के कई सारे कमरे बंद पड़े हैं। वंशिका उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि उसे भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पहली ही रात वंशिका जब रात को सोने गई तो उसने अपने बालों को नहीं बांधा और अपने को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। कहते हैं कि लड़कियों को कभी भी रात को अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वंशिका देखने में बड़ी सुंदर थी और उसके बड़े बड़े बाल उसकी सुंदरता को और बढ़ाते थे। वंशिका उस रात को सो रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बालों पर हाथ फेर रहा था। वंशिका सोचती है उसकी मम्मी होंगी, इसलिए वंशिका बोलती है, अरे सोने दो ना मम्मी। इतना ही बोला था कि तभी उसे एकदम से याद आता है वो तो हॉस्टल में थी, तो कौन है जो उसके बालों में अपना हाथ फेर रहा है। यही देखने के लिए वंशिका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी। तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। जिसने वंशिका के मुंह पे हाथ रखा था उसने वंशिका से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारे मुंह पर हाथ हटा रहा हूँ, पर चिल्लाना मत। पहले तो वंशिका उसे देखकर डरे जा रही थी, क्योंकि वो आदमी काफ़ी भयानक और बड़ा था। वंशिका फिर हिम्मत करते हुए उससे पूछती है, कौन हो तुम?" वंशिका की बात का जवाब देते हुए वो आदमी बोलता है, मैं एक जिन हूँ, मैं यहीं से जा रहा था, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी और मैं तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं जिनकी बातें सुनकर या जिनकी आंखों में देखकर वंशिका का डर भी खत्म हो गया था और बात करते करते दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। कहीं ना कहीं वो जिन वंशिका को पसंद करने लगा था, इसलिए वो रोज़ रात आता और वंशिका के बालों के साथ खेलता। उसके आते ही वंशिका भी जगकर बैठ जाती और पूरी रात उससे बातें करती। वो जिन रोज़ रात को आता था, पर वंशिका के अलावा किसी और को वो नहीं दिखता था और वंशिका के साथ के रूममेट उसको पागल समझने लगे थे, क्योंकि वो सोचते थे कि वंशिका रात में अकेले अकेले अपने आप से ही बात करती रहती है। ऐसा होते होते काफ़ी समय हो गया था। अब वंशिका भी उस जिन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो रोज़ रात होते ही उस जिन का इंतज़ार करने लगती और वो जिन आता, फिर वो दोनों रात भर बातें करते। रोज़ रात को जागने की वजह से वंशिका सुबह सही समय पर नहीं उठ पाती थी और उसका कॉलेज भी रोज़ छूट जाता था। एक रात वंशिका सो रही थी, तभी वो जिन आकर उसके बालों के साथ खेलता है। तभी वंशिका की एक रूममेट ने वंशिका के बालों को अपने आप हवा में उड़ते हुए देख लिया था और उन सब ने अपना रूम चेंज कर लिया। अब सब हॉस्टल में वंशिका के साथ रहने से डर रहे थे। एक दिन जब वंशिका के घर वाले वंशिका से मिलने आए तो सब ने उसके घर वालों को सारी बात बता दी कि किस तरह वंशिका के बाल रोज़ रात को अपने आप उठने लगते हैं और वो पता नहीं किससे पूरी रात बात करती रहती है। उसके घर वाले सारी बात को समझते हुए वंशिका के पूरे बाल छोटे करा देते हैं। वंशिका तो अपने बालों को नहीं कटवाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था उस जिन को उसके बालों से कितना प्यार है, इसलिए वो कटवाने से मना करे जा रही थी।
पर उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती उसके बाल कटवा दिए। और जब रात हुई तो वो जिन रोज़ की तरह वंशिका से मिलने आया तो उसने देखा वंशिका ने अपने बाल कटवा दिए हैं। ये देखकर जिनको बड़ा ही गुस्सा आया और वंशिका को पूरी रात मारता रहा। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो वंशिका के रूम में चले जाएं। और सुबह हुई तो सबने उसके रूम में आकर देखा कि वंशिका पूरी तरह से घायल थी। उसके शरीर में कटे हुए के निशान थे, जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर में ब्लेड से काटा हो। उस हादसे के बाद वंशिका के परिवार वाले उसको अपने साथ वापस ऋषिकेश ले गए। मिताली ने किरण को आवाज़ लगाई, किरण, किरण, शाम हो गई है बेटे, तुम्हारे पापा आने का समय हो गया है। चलो स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही 8 साल का किरण बैट और स्टैम्प उठा के दौड़ता हुआ घर में आया और ऊपरी मंजिल में सीढ़ियों पर तेज़ी से चढ़ने लगा। उसी वक्त आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर फिसल गया और जैसे ही वो नीचे गिरने लगा, उसी वक्त किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया और हवा में ही उठा के उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। किरण को इसमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि 8 साल के बच्चे को भूत और प्रेतों के बारे में कुछ नहीं पता होता। उस रात खाने के टेबल पे किरण ने मम्मी पापा को सीढ़ियों से अपने कमरे तक उड़ने वाला किस्सा सुनाया। बच्चे पर भला कौन विश्वास करता, लेकिन उसके दूसरे दिन से ही किरण की माँ को किरण के बर्ताव में बदलाव महसूस होने लगा। वह स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करने लगा, सुबह स्कूल के लिए खुद से तैयार होने लगा। किरण ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही रहने लगा। एक दिन मिताली सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, तभी उसे किरण के कमरे से आवाज़ें आने लगी, जैसे कि वह किसी के साथ मस्ती कर रहा हो। मिताली ने दबे पैरों से जाकर दरवाजे के होल यानी सुराख से देखा तो डर के मारे वो उसकी सांसें फूलने लगी, क्योंकि एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी थी और उसके बाजू में किरण उसका हाथ पकड़ के खड़ा था। उस आदमी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो मिताली डर से ठहर उठी, क्योंकि उसका चेहरा बाहरी भयानक था। उस पर गहरी चोट के निशान थे। देखते ही देखते वह आदमी कुछ और पलों में वहां से गायब हो गया। फिर मिताली दरवाज़ा खोल के दौड़ते हुए और किरण को अपने सीने से लगा के बाहर की तरफ भागी। जब मिताली ने किरण से पूछा कि वह आदमी कौन था, तब किरण ने कहा, वह विश्वास अंकल थे। वो रोज़ मेरा ध्यान रखते हैं, कभी कभी मेरे साथ स्कूल में भी आते हैं। मैंने आपको बताया था ना उस दिन, एक अंकल मुझे सीढ़ियों में हवा में उड़ाते हुए कमरे में ले गए थे, ये वही हैं। विश्वास, ये नाम मिताली को कहीं देखा सा लग रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था। पर इन सब से उसे डर भी लग रहा था, पर तसल्ली भी, क्योंकि उस आत्मा ने किरण को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उस दिन स्कूल में कोई फंक्शन होने की वजह से स्कूल 11 बजे का था। मिताली ने किरण को स्कूल में बस में बिठा दिया और वापस घर लौटी। तभी उसने पाया कि बेडरूम में लगे आईने पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा था, मदर टेरेसा अनाथालय, जहाँ से मिताली को और उसके पति आरव ने किरण को गोद लिया था। मिथिला ने उसी वक्त घर को ताला लगा के आरव को कॉल किया और उसे तुरंत अनाथालय में बुला लिया और गाड़ी निकाल के खुद भी अनाथालय की ओर निकल पड़ी। दोनों वहाँ पर एक साथ पहुँचे और जाके वहाँ के संचालक से मिलकर किरण के भूतकाल के विषय में जानकारी की मांग की, पर संचालक महोदय कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे। तब मिथिला ने उन्हें सब हकीकत और वह नाम बताया। वह सुनकर संचालक महोदय सच्चाई बताने के लिए राज़ी हो गए। वह बोले कि विश्वास त्यागी ये किरण के पिता का नाम है। किरण को जन्म देते वक्त उसकी माँ गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिता ने ही उसे पाला, पर बदकिस्मती से
एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत भी हो गई। किरण भी उसी कार में था, पर वह किस्मत से बच गया था। लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी यादें मिट गई। जब किरण के किसी भी रिश्तेदार ने हमदर्दी नहीं दिखाई, तब कोर्ट ने उसकी जिम्मेदारी हमें सौंपी। उसके बाद हमें भी बहुत बार महसूस हुआ कि किरण की हिफाजत कोई रूहानी ताकत कर रही है, पर उस रूह ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बात भी सच है। सारी बात ठीक से समझने के बाद मिताली और आरव जब घर पर लौटे और जब वह बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे, तभी उनके सामने वहाँ के आईने के पास रखी एक लिपस्टिक हवा में उठी और आईने पे लिखा, मेरे किरण को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और एक आवाज़ सुनाई दी, मैं हमेशा किरण के आसपास रहूँगा। इस आवाज़ के साथ वह आकृति अदृश्य हो गई। ये कहानी है अमरपुर की। हर साल की तरह इस बार भी इस गांव में बड़ा मेला लगा था। अगले दिन बाद मेले की शुरुआत होने वाली थी। हर बार की तरह नए नए झूले, खिलौने, मिठाई वाला, चाट, गोलगप्पे, सबकी दुकान सजाए बैठे थे। लेकिन इस बार भी गांव के लोगों का ध्यान मौत के कुएं वाले खेल पर लगा हुआ था। इस खेल के प्रचार वालों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मोहन एक रिक्शे पर माइक लिए घोषणा कर रहा था, आ गया, एक बार फिर से आ गया। जिस खेल ने जीता है सबका दिल, वह फिर से अपने गांव आ गया। करोगे देर तो समस्या होगी विकट, क्योंकि बिक जाएंगे खेल के सारे टिकट। गांव का हर एक आदमी जल्दी जल्दी से टिकट लेकर खेल का सबसे पहला शो देखना चाहता था। अगले दिन खेल का पहला शो था, लेकिन उसी रात गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी। जहां पर मौत के कुएं का खेल दिखाने की तैयारी थी, आधी रात के बाद अचानक वहां से मोटरसाइकिल चलने की आवाज़ आने लगी। एक घर में श्यामलाल, उसकी पत्नी देवकी और उसकी 6 साल की बेटी गुंजा सो रही थी। अचानक से गुंजा की नींद खुल जाती है। पापा पापा जागो ना, देखो मौत के कुएं के खेल शुरू हो गया है, चलो ना देखने। अपनी बेटी गुंजा की आवाज़ सुनकर दोनों जग जाते हैं। अरे क्या हो गया गुंजा, इतनी रात को कहाँ जाने की बात कर रही हो? माँ, हमने उस मौत के कुएं का टिकट लिया है ना, देखो ना वो खेल शुरू हो गया, तुम्हें मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही है ना? श्यामलाल कहता है, बेटा अभी तो रात है, वो खेल तो कल शाम को शुरू होगा। गुंजा कहती है, पर ये आवाज़ कैसी पापा? श्यामलाल कहता है, अरे होगी कोई आवाज़, चलो सो जाओ। गुंजा सो गई, लेकिन जैसे रात बीत रही थी, मोटरसाइकिल की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल की आवाज़ आनी बंद हो गई और वहाँ से एक औरत और बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ से गुंजा और उसके माता पिता की नींद खुल गई। इस बार वह आवाज़ उन दोनों ने भी सुनी। वह सब बहुत डर गए। वह उस जगह पर जाना तो चाह रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगली सुबह जब उन लोगों ने गांव वालों से ये बात बताई, तो उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके सिवा वह आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। इसका शायद ये भी कारण रहा होगा कि गुंजा का घर मेले वाले मैदान के पास था। उसी शाम देवकी, श्यामलाल और गुंजा मेला देखने गए। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कोई झूले पर बैठा चिल्ला रहा था, तो कोई नए खिलौने हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। कोई जलेबियाँ देखकर लार टपका रहा था, तो कोई गोलगप्पे के दुकान पर बिना गिने गोलगप्पे खा रहा था। लेकिन गुंजा को तो इंतज़ार था मौत के कुएं के खेल का, जो कि शुरू होने वाला था। वहाँ भी कई सारे लोगों की भीड़ थी। लोग खेल चालू करने के लिए कह ही रहे थे कि मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की आवाज़ आई। मोटरसाइकिल का चालक एक्सीलेटर पर से एक्सीलेटर बढ़ाए जा रहा था। बाइक की आवाज़
पूरे मेले में गूंज रही थी। दर्शक बाइक की आवाज़ से रोमांचित हो रहे थे। कई लोग तो सीटियां भी बजाने लगे थे। लेकिन इस बीच लोगों ने देखा कि मौत के कुएं में एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही है। लोगों ने आवाज़ लगाई, अरे ये किसकी बच्ची है? कोई उस बच्ची को निकालता। उसके पहले ही लोगों ने देखा कुएं के अंदर अचानक एक औरत भी आ गई। उसका चेहरा बड़ा डरावना लग रहा था। वह बच्ची उसके गोद में जाकर बैठ गई। लोगों ने देखा कि जब वो रो रहे हैं तो उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून निकल रहा है। कुछ ही देर में वो दोनों उड़ते हुए बाहर आ गए। जिसने भी ये देखा वह बस एक ही आवाज में चिल्लाया, भूत, भूत, सभी लोग बाहर निकलो, भूत। मौत के कुएं के मालिक तक ये बात उसके कर्मचारियों द्वारा पहुंची। उसे बहुत गुस्सा आया और बोला, ये क्या बकवास है? और तुम लोगों ने भूत भूत क्या लगा रखा है? पूरे मेले में चहल पहल है और यहाँ भूत की रट लगा रखी है। लगता है तुम लोगों का काम करने का मन नहीं है, बस मुफ्त के पैसे चाहिए। चलो अगले शो की तैयारी करो। लेकिन अगला शो भी बिल्कुल खाली रहा, क्योंकि यह अफवाह फैल गई थी कि मौत के कुएं में भूत है। अब तो मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और सारा गुस्सा अपने स्टाफ पर उतार दिया। उसी रात जब मालिक गहरी नींद में था, तभी उसे तेज तेज बाइक चलाने की आवाज़ आई। उस आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ गया। वहाँ पहुँचते ही वह जो देखा, उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि मौत के कुएं में एक आदमी लगातार बाइक चलाए जा रहा है। वह आदमी अपना सर नीचे कर रखा है। मालिक ने उसे बुलाया, लेकिन मोटरसाइकिल के चालक ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर यह आवाज़ आसपास के गांव में पूरी तरह सुनाई दे रही थी। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इतनी रात को यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। सभी को डर भी लग रहा था। फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत की और गांव के सरपंच जी के साथ वो मेले में जा पहुँचे। गुंजा भी श्यामलाल के साथ वहाँ पहुँची। वहाँ उन लोगों ने भी वही अदृश्य शक्ति देखी जो मौत के कुएं का मालिक देख रहा था। वह आदमी अब भी लगातार बाइक चलाए जा रहा था। तभी फिर से वही औरत और बच्ची अचानक से वहाँ आ गई। सभी गांव वाले उस औरत और बच्ची को गौर से देख रहे थे। तभी जो आदमी बाइक चला रहा था, उसके सिर से खून बहने लगा। उसके खून से मौत के कुएं की पूरी दीवार लाल हो गई। कुछ देर बाद वो औरत और बच्ची उसी तरह रोने लगे। अब तो सारे गांव वालों की हालत खराब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन। तभी मौत के कुएं का मालिक फिर से चिल्लाता हुआ कहता है, अरे सुन नहीं रहे हो? तुम कौन हो? तुम लोगों को क्यों डरा रहे हो? क्यों तुम मेरे खेल को बदनाम कर रहे हो? मालिक की बात सुनकर बाइक चलाने वाला अपना सिर ऊपर करता है। उसे देखकर मालिक की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। तुम 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 कहाँ से आ गए विक्रम? तुम तो। सरपंच कहता है, अरे कौन है ये? तुम इसे जानते हो क्या? तब बाइक चलाने वाला अपना बाइक रोकता है और कहता है कि क्यों मालिक, आप बताओगे या मैं बताऊं इन्हें? मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता। तब विक्रम ने बताना शुरू किया, गांव वालों, ये एक दुष्ट आदमी है। इसके सीने में दिल नहीं है। ये जानवर है, जानवर। मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले साल तक इसके साथ काम करता था। आप तो जानते हैं कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाना हर दिन मौत से गले लगाना जैसा काम है। मैं हर रोज़ अपने परिवार और इसके लिए जान की बाजी लगाकर मोटरसाइकिल चलाता था। पर उस दिन शायद मेरा दिन खराब था। किसी दूसरे गांव में मेला लगा था। मैं अपना खेल दिखा रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और मेरा सिर कुएं के दीवार से जो टकराया,
लगातार खून बहता रहा और मैं बेहोश हो गया और फिर मेरी मौत हो गई। विक्रम की मौत के बाद उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बेटी के सामने जीवन चलना बहुत कठिन हो गया। वो एक दिन मालिक के पास गए और कुछ पैसे मांगे, पर उसने कोई मदद नहीं की और वहाँ से भगा दिया। वे दोनों परेशान होकर बाहर चले गए। विक्रम की पत्नी ने किसी और जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। भूखे प्यासे सड़क पर भटकते कई दिन बीत गए और फिर भूख से उन दोनों की मौत हो गई। गांव वालों, आप लोग ही बताइए, मेरा और मेरे परिवार का क्या दोष था जिसकी हमें सजा मिली? अरे हम तो कलाकार हैं, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। लेकिन कल को कोई हादसा हो जाता है तो मालिक हमें मरने को छोड़ देता है। हम पूरा जीवन आपके खुशी के लिए, आपके मनोरंजन के लिए काम करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? विक्रम की बात सुनकर गांव वालों ने उस मालिक को मारने के लिए घेर लिया। मालिक कहता है, अरे 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 मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। सरपंच कहता है, हम तुम्हें एक ही शर्त पे छोड़ेंगे कि तुम अपने यहाँ काम करने वालों की गारंटी लोगे कि उन्हें कुछ हो गया तो उस परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ोगे। अरे आजकल तो बीमा होता है, क्यों नहीं सबका बीमा करवा देते? सरपंच की बात मालिक मान गया। उसने सभी काम करने वालों का बीमा करवाया। विक्रम जीते जी अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद अपने साथियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया। दिवाली की वो खौफनाक रात। सब लोग ये तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्योहार है, पर जो ज़्यादा तौर पर नहीं जानते वो ये है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन 19 साल का सुमित इस बात से अनजान था। वह अपने दोस्त विजय के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी विजय की नज़र मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर के पीछे गई। वहाँ एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहनी दिखाई दे रही थी, जो कि वहाँ पर बैठे बैठे दिए जला रही थी। विजय सुमित को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा किया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीजें भी रखी हुई थी। सुमित मेज से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती से वह नीचे गिर गया। जैसे ही सुमित लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी, जो सुमित को देखते ही कहीं गायब हो गई। सुमित जैसे ही विजय को ये बताने ऊपर उठा, उसने देखा कि विजय सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। सुमित बेहद घबराने लगा था। फिर अचानक घर में पायल की आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सुमित उस आवाज़ के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी एक लाश मिली। सुमित उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि विजय की ही लाश थी। सुमित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार सुमित को वह मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। वह घर धीरे धीरे खंडर में बदल गया। वह लड़की अब भी सुमित को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफ़ेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गईं।
और चेहरा एकदम से डरावना हो गया था। सुमित उसे देखकर एकदम सन पड़ गया था। वह लड़की हाथ में चाकू लिए सुमित की तरफ बढ़ रही थी। सुमित ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर से बाहर भागा। लेकिन वह लड़की अभी भी सुमित के पीछे आ रही थी। वह लड़की सुमित को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रही थी, लेकिन सुमित तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। वह लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत ही तेजी से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज़ बंद हो गई और फिर सुमित को उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे वह उस घर के अंदर कैद हो गई हो। सुमित वहाँ से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब सुमित उठा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त विजय कल रात से लापता है। तब सुमित ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने उससे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं जाता। ये बात सुनकर सुमित पूरी तरह हिल गया। वह ये यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वह एक बुरा सपना था, पर उस रात के बाद उसका दोस्त विजय कभी वापस नहीं आया और सुमित आज भी उस दिवाली को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है और आज भी उस लड़की की भयानक चीखें उसे सोने नहीं देती। नमस्कार, मेरा नाम संतोष है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। आज संडे की वजह से छुट्टी थी और मैंने और मेरे पुराने दोस्तों ने लगभग एक हफ्ते पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि हम सब लोग मिलेंगे और कहीं बाहर घूमने चलेंगे, क्योंकि कॉलेज के बाद हम दोस्तों का मिलना जुलना तो ना के बराबर था। 2 साल में हम लोग अब तक बहुत कम मिले थे। मैं, जतिन, आशीष और अखिल, हम चारों कॉलेज के टाइम से ही दोस्त थे और घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे। लेकिन अब सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी थे। आज संडे था, इस वजह से मैं आज सुबह थोड़ा देर तक उठा था, लेकिन मेरे फ़ोन में घंटी बजी। उसकी वजह से मेरी आँख खुली तो मैंने फ़ोन उठाकर देखा। फ़ोन जतिन का था, क्योंकि हम घर से लगभग 10 बजे निकलने वाले थे, क्योंकि शहर में उन चारों के घर थोड़ा थोड़ा दूर थे। जतिन के फ़ोन के बाद मैं तुरंत अपने बिस्तर से उठा और नहा धोकर नाश्ता वगैरह करके तैयार होकर बैठ गया, क्योंकि वो तीनों खुद ही मुझे घर पर लेने आने वाले थे। मैं घर में बैठे बैठे यही सोच रहा था, कहाँ रह गए ये लोग, कि तभी आशीष का फ़ोन आता है और वो बोलता है, अबे जल्दी बाहर आ, हम तेरे घर के गेट के बाहर हैं। आशीष के इतना बोलने के बाद मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और घर के बाहर निकल गया। अखिल अपनी कार लेकर आया हुआ था। फिर उसके बाद मैं भी जाकर तुरंत गाड़ी में बैठ गया। हम चारों आज बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत टाइम बाद चारों एक साथ फिर से कहीं घूमने जा रहे थे। अखिल कार चला रहा था, तभी उसने कहा, भाई ये तो बता दो जाना कहाँ है आज, बस ऐसे ही घर से निकल गए, कहीं जाना है कहीं जाना है, ये तो बता दो कहाँ ले जाऊँ गाड़ी। फिर आशीष ने कहा, भाई ले जा जहाँ तेरा दिल करे, आज बस घूमेंगे, पूरे हफ्ता बस ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यार आज पूरे मज़े करेंगे। फिर मैंने कहा, अखिल यार कहीं जंगल या पहाड़ों की तरफ चलते हैं, बड़े दिन से नहीं गए। फिर आशीष ने कहा, हाँ सही कह रहा है, जंगल में पिकनिक वगैरह मनाते हैं, घर से वैसे भी पिकनिक का सारा सामान लेके आया हूँ मैं। फिर उसके बाद हम लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे थे आसपास सबसे बड़ा और घूमने लायक जंगल कौन सा होगा। तभी जतिन ने कहा, अरे ये देखो, ये सुंदरवन यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है, चलो आज यहीं चलते हैं। सुंदरबन के बारे में हम सभी ने सुना था कि बहुत बड़ा और विशाल जंगल है, पर हम सब कभी वहाँ पर गए नहीं थे, क्योंकि ये पहाड़ों की तरफ है। तो अब हमने ये तय कर लिया था
कि अब हम चारों उसी सुंदरवन में जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने बाज़ार से थोड़ा खाने पीने का सामान भी ले लिया, और कुछ सामान तो हम घर से ही लेके आए थे। फिर लगभग 2-2.5 घंटे के बाद हम सब उस जंगल के पास पहुँचे जहाँ हमने पिकनिक के लिए सोचा था। वहाँ पहुँचकर हमने देखा जंगल सचमुच में बहुत बड़ा था। बहुत दूर तक जंगल फैला हुआ था। कहते हैं ये जंगल लगभग 8 से 9 किलोमीटर तक की दूरी तक फैला हुआ था। हम चारों जंगल के पास पहुँच गए, पर अब हमें जंगल में अंदर जाने के लिए कई ढंग से रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जंगल काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। इस वजह से हम भी गाड़ी में थे और लगातार गाड़ी आगे की ओर बढ़ा रहे थे कि शायद कहीं तो होगा इस जंगल के अंदर जाने का रास्ता। थोड़ा आगे गए तो हमें वहाँ पर वन विभाग के 2 ऑफिस नज़र आए। फिर उसके बाद हम तुरंत कार से उतरकर वहाँ उन दोनों के पास गए, और फिर जतिन ने उन गार्ड से कहा, सर, इस जंगल में अंदर जाने के लिए रास्ता कहाँ से है? इतना ही कहा होगा जतिन ने कि उस गार्ड ने बड़ी ही हैरानी भरी नज़रों से हम चारों को देखा और कहा, क्यों भाई, क्यों जाना है जंगल में? फिर मैंने कहा, अरे सर, वो हमें जंगल में पिकनिक वगैरह मनाने के लिए जाना है। फिर उस गार्ड ने कहा, बाहर कितनी जगह है, आसपास ही घूम लो, पिकनिक मना लो। इसके अंदर जाने का रास्ता नहीं है, और इसके अंदर जाना भी ठीक नहीं है। और हाँ, भूलकर भी कोशिश मत करना इसके अंदर जाने की। आसपास ही घूमो, क्योंकि जंगल के अंदर बिल्कुल भी जाने की अनुमति नहीं है। इतना तो साफ था, ये गार्ड ना ही रास्ता बताएगा और ना ही इस जंगल के अंदर हम लोगों को जाने देगा। लेकिन हमने भी तय किया था, जाएंगे तो हैं ही इसके अंदर। फिर उसके बाद हम गाड़ी में बैठे और स्टार्ट करके हम आगे की तरफ चलते रहे। शायद इतना बड़ा जंगल हमने आज तक कहीं नहीं देखा था। बहुत लंबा और बहुत विशाल जंगल था। फिर उसके बाद हम लगभग 2 या 3 किलोमीटर ही आगे गए होंगे, तभी हमने गाड़ी रोकी और चारों बाहर निकल गए। उस समय घड़ी में लगभग 1 बज रहे होंगे। कैमरा वगैरह सब सामान हम लेकर आए थे, क्योंकि मैं फ़ोटो खींचने का बड़ा शौकीन था। हम इधर उधर घूम ही रहे थे कि तभी आशीष ने कहा, यार, ऐसे तो हम इस जंगल में जा ही नहीं सकते, हमको ऐसे ही नहीं रास्तों में से अंदर जाना होगा। वहाँ पतले पतले 2 रास्ते थे, पर तभी अखिल ने कहा, भाई यार, तुम लोग चले जाओ, मैं बाहर ऐसे अपनी गाड़ी छोड़कर नहीं जाऊँगा। क्या पता कुछ हो जाए गाड़ी को, अभी अभी लिया मैंने नई। फिर उसके बाद हम लोगों के बार बार समझाने पर अखिल भी मान गया और उसने गाड़ी सड़क के बिल्कुल किनारे जंगल में घुसाकर खड़ी कर दी। और अब हम लोग अपना सामान उठाकर जंगल के अंदर जाने लगे। रास्ता तो सही से था ही नहीं। हर जगह जंगल के आगे झाड़ियाँ काटे और बड़े बड़े पेड़ थे। लेकिन हमको तो इस जंगल के अंदर जाना ही था, तो हम किसी तरह से उन झाड़ियों के बीच से ही अंदर जा रहे थे। हम लोग जैसे तैसे जंगल के काफ़ी अंदर तक तो चले गए, लेकिन अब मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि इतने बड़े विशाल जंगल से हम बाहर भी कैसे निकलेंगे। मैं यही सब सोच रहा था, पर उस समय मैंने ये बात किसी को नहीं बोली। बस हम हंसी मजाक करते हुए हम सब जंगल के अंदर जाते रहे, और धीरे धीरे हम जंगल के काफ़ी अंदर तक आ चुके थे। अंदर जाकर हम फ़ोटो खींच रहे थे और वीडियो बना रहे थे, क्योंकि हमें जंगल बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े बड़े पेड़ और पशु पक्षियों की आवाज़ें पूरे जंगल में गूंज रही थी। फिर हम थोड़ा सा आगे और गए और एक बड़े से पेड़ के नीचे चारों बैठ गए। तभी अखिल ने कहा, चलो यहीं पर कुछ बनाते हैं और खाते हैं, क्योंकि यार भूख बहुत तेज़ लग रही है। फिर मैंने कहा, हाँ यार, भूख तो सच में बहुत लग रही है, क्योंकि हम सुबह से निकले हैं और अब टाइम भी बहुत हो गया है और काफ़ी दोपहर भी हो गई है। जतिन, अखिल और आशीष, ये सब लोग अपने घरों से खाना बनाने के लिए सामान लाए थे, जैसे गैस चूल्हा और पतीला। फिर उसके बाद हम लोगों ने बिरयानी बनानी शुरू करी और पतीले में चढ़ाकर हम सब इधर उधर फ़ोटो वगैरह फिर खींचने लगे और मस्ती कर रहे थे। फिर लगभग 10 मिनट बाद मैंने वहाँ पर जाकर देखा बिरयानी पक चुकी है कि नहीं, पर मैंने जैसे ही पतीले का ढक्कन खोला तो मैं चौंक गया, क्योंकि पतीला तो बिल्कुल खाली था
फिर मैंने तुरंत जतिन, अखिल और आशीष तीनों को आवाज़ लगाई। मेरे आवाज़ लगाते ही वो तीनों भी तुरंत भागे चले आए। फिर मैंने कहा, भाई बिरयानी कहाँ गई? फिर तीनों ने कहा, अबे भाई मजाक मत कर यार, भूख लगी है, कहाँ रखी है, चल खाते हैं। सच में भाई बहुत भूख लगी है। फिर मैंने कहा, नहीं यार सच में, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। मैंने आया तो देखा कि पतीला बिल्कुल साफ था। लेकिन मेरी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया। वो तीनों कह रहे थे कि मैंने ही कहीं रखी होगी। फिर तभी आशीष ने कहा, संतोष यार पहले भी तो तू ऐसी मस्ती करता रहता है, पर भाई इस टाइम मत कर यार, इस टाइम बहुत भूख लग रही है सच में। फिर मैंने कहा, भाई लोगों कसम से मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता है कहाँ पर है बिरयानी। अब हम चारों हैरान थे, ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे, गैस पर बिरयानी चढ़ाकर इधर उधर फ़ोटो ही खींच रहे थे। बस हम चारों ही तो थे, ऐसा कैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने कहा, चलो एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, मुझे इस जगह पर थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है। फिर आशीष ने कहा, सही कह रहा है संतोष, यहाँ सही तो मुझे भी नहीं लग रहा है। इतना बोलकर आशीष वो फ़ोटोज़ दिखाने लगा जो इतनी देर से हम वो खींच रहे थे। पर उसने देखा हर फोटो में एक काली सी परछाई दिख रही थी। फ़ोटो हम तीनों ने देखी तो तुरंत मैंने भी अपना फ़ोन निकाला और मैंने भी कहा, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है यार। जैसे ही जंगल के अंदर हम घुसे थे तब से मैं फ़ोटो खींच रहा था, मैं और मेरी हर फ़ोटो में ये काली परछाई दिख रही थी। हम चारों ने फ़ोटो वीडियोस बनाई थी, सबके फ़ोन में जितनी भी फ़ोटो थी हर एक फ़ोटो में वो काली परछाई साफ साफ नज़र आ रही थी, जैसे कोई हमारे कैमरे के आगे ही खड़ा हो। लेकिन हम फिर भी जंगल के बहुत अंदर थे। तभी मैंने कहा, चलो एक काम करते हैं, अब हम लोग बाहर निकलते हैं, जितना भी टाइम बचा है बाहर ही घूमेंगे, फिर जाएंगे वापस घर, बाहर ही कुछ खाएंगे। तब आशीष, जतिन और अखिल उन्होंने कहा, हाँ यार सही है, वापस चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने सामान वगैरह उठाकर जंगल से वापस निकलने लगे। पर ये तो किसी को भी याद नहीं था कि किस तरफ से हम आए थे और अब किस तरफ से बाहर जाएं। पर जो भी है, अब बाहर कैसे भी निकलना ही है, हम बस यही सोच रहे थे, क्योंकि हम 1 बजे के आसपास से ही इस जंगल के अंदर हैं और अब समय लगभग 4 से 4:30 का हो रहा होगा। यानी हमें काफ़ी टाइम हो गया था जंगल में। जंगल में घनी घनी झाड़ियाँ, बड़े बड़े पेड़ और अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। जंगल में चारों ओर कांटे के पेड़ थे, यानी हमें निकलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। पर हम उन सभी आवाज़ों को अनसुना कर आगे बढ़े जा रहे थे। अब हमें चलते चलते लगभग 2 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था, पर अभी भी हम जंगल के अंदर ही थे। और मैं अब उस बात पर पछता रहा था कि जब मुझे ये ख्याल आया कि हम जंगल से बाहर कैसे जाएंगे, तब मैंने ये अपने दोस्तों को क्यों नहीं बताया। पर अब क्या कर सकता था, बस इसी बात का मुझे पछतावा था। मुझे पहले ही संदेह हो गया था कि इतने घने जंगल के अंदर हम बिना रास्ते के तो जा रहे हैं, पर हम बाहर कैसे आएंगे, ये हम चारों में से कोई नहीं सोच रहा था। अब घड़ी में लगभग 6:30 बज रहे थे। जंगल में भी काफ़ी अंधेरा सा होने लगा था। दिन के समय ये जंगल हरा भरा काफ़ी प्यारा लग रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था वैसे वैसे जंगल का रूप बिल्कुल बदलता जा रहा था। चलते चलते अब हम काफ़ी थक चुके थे और बहुत भूख भी लग रही थी, लेकिन इस जंगल से बाहर भी तो निकलना था, इसलिए हम बस चल रहे थे। पर तभी अखिल ने कहा, भैया जो होगा देखा जाएगा, एक काम करते हैं भाई लोगों, पहले थोड़ी देर बैठ जाते हैं और कुछ खा लेते हैं। खाने के लिए सामान तो वैसे भी हम लेकर आए हैं, क्योंकि अब भूख तो बर्दाश्त होगी ही नहीं, उसके बाद चलेंगे, बाहर तो निकल ही जाएंगे जब अंदर आ ही गए हैं तो। अखिल के इतना कहने के बाद हम चारों वहीं बैठ गए, क्योंकि हमें इतना तो विश्वास था कि हम बाहर निकल जाएंगे।
हम चारों वहीं बैठे हुए थे कि तभी मैंने देखा कि लगभग 3 से 4 औरतें अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए इसी तरह आ रही थीं। मैंने खुशी खुशी अपने दोस्तों से कहा, अबे भाई, मिल गया बाहर जाने का रास्ता। वो देख, लकड़ी लेकर औरतें आ रही हैं। ये बाहर का रास्ता बता देंगी, हम इनकी मदद ले सकते हैं। हम चारों जो डर और घबराए हुए थे, पर अब उन औरतों को देखकर हमने थोड़ी चैन की सांस ली। थोड़ी देर में वो औरतें जो लकड़ी लेकर आ रही थीं हमारे पास तक पहुंच गईं। तभी मैंने उनसे कहा, आप लोग बाहर जा रहे हो क्या? पर उन चारों में से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा, हम इस जंगल में घूमने आए थे और अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप लोग बाहर जा रहे हो तो हम भी आपके साथ निकल सकते हैं क्या? लेकिन मेरा इतना कुछ बोलने के बाद भी उनमें से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया और वो हमें अनसुना करके आगे की तरफ जाने लगी। पर फिर हमने भी सोच लिया, कोई बात नहीं, हम इनके थोड़ा पीछे पीछे ही चलते हैं, बाहर निकल ही जाएंगे, क्योंकि जाएंगी तो ये भी बाहरी जंगल के, यहाँ तो रहेंगी नहीं। फिर उसके बाद हम चारों धीरे धीरे उनके पीछे ही चल रहे थे। तभी उनमें से एक औरत जो पीछे थी, जब उसने घूमकर पीछे देखा और एक बहुत भारी आवाज़ में कहा, घूमने कौन आता है जंगल में? ये घूमने की जगह नहीं है, ये तो मरने की जगह है। इतना ही कहा उस औरत ने और हम तुरंत उसी जगह पर खड़े हो गए। अब सभी वो औरतें वहीं रुक गईं जो थोड़ी देर पहले कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। वो औरत फिर एक साथ बोली, यहाँ कोई नहीं आता, तुम लोग कैसे आए? फिर मैंने कहा, बहन जी, हम घूमने आए थे जंगल में। मगर जंगल में कोई नहीं आता तो आप लोग इस जंगल में क्यों आते हो, लकड़ी लेने? मेरे इतना बोलने के बाद वो सभी औरतों ने हमारी तरफ देखा और फिर कहा, श्रापित जंगल है ये, श्रापित। यहाँ कोई नहीं बचता है, जो आएगा यहाँ वो मरेगा। इतना कहकर वो औरतें लकड़ियाँ लेकर आगे की तरफ चलने लगी। तभी जतिन ने कहा, एक काम करते हैं, हम अभी यहाँ पर रुक जाते हैं, इन पागल औरतों को जाने दो पहले यहाँ से बाहर, फिर हम भी निकल जाएंगे। जंगल ही तो है, अभी नहीं तो 2 घंटे बाद। लेकिन सच में डर तो हम सब लोग को लग रहा था। पर थोड़ी देर में मैंने कहा, यार, वो औरतें कहाँ गायब हो गईं? अब तक तो दिखाई दे रही थी, पर अब कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। मेरे इतना बोलने के बाद हम चारों आगे की तरफ से थोड़ा तेज तेज चलने लगे। लेकिन काफ़ी देर चलने के बाद भी जब वो औरतें हमें कहीं नज़र नहीं आईं, तब आशीष ने जतिन पर चिल्लाते हुए कहा, यार जतिन, तेरी चक्कर में रुक गए, नहीं तो उनके पीछे पीछे ही निकल जाते, तो कम से कम बाहर तो निकल जाते, शायद उनको रास्ता पता था। हम सब आपस में ही बहस कर रहे थे कि तभी थोड़ा आगे से किसी के बहुत तेज तेज रोने, तड़पने और कराने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है दर्द में। हमने सोचा, हो ना हो ये शायद वही औरतें होंगी और ज़रूर किसी मुसीबत में फंस गई होंगी। जंगल घना था, ऊपर से अंधेरा भी हो चुका था, कहीं किसी जानलेवा जानवर ने अटैक कर दिया होगा। ये सब सोचकर जिधर से वो आवाज़ आ रही थी उस तरफ हम भाग रहे थे। काफ़ी देर तक भागते भागते जतिन, आशीष और अखिल एक पेड़ के नीचे देखने चले गए, क्योंकि आवाज़ उधर से भी आ रही थी और आवाज़ सामने की तरफ से भी आ रही थी। इसलिए मैं अकेला ही भागते भागते सामने झाड़ियों की तरफ चला गया। पर तभी मुझे अखिल ने आवाज़ दी, संतोष रुको, संतोष रुको। लेकिन उन औरतों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं अपने दोस्त की बात अनसुनी करते हुए लगातार झाड़ियों की तरफ भागता हुआ जा रहा था। और एक गड्ढा था, उस गड्ढे में उतरकर देखने लगा। पाए मेरे वहाँ पहुँचते ही मानो सभी आवाज़ें आना बंद हो गई हों। अब किसी के तड़पने या चीखने की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। पर मैं उधर अकेला ही था। मेरे तीनों दोस्त अभी उधर ही पेड़ के पास थे। शायद मैं इधर उधर ही देख रहा था। फिर मैं जैसे ही उस गड्ढे से बाहर निकलने को हुआ, तभी पीछे से किसी ने
मेरे सर पर कुछ फेंक कर बड़ी तेजी से मारा और मैं थोड़ा और अंदर झाड़ियों में जाकर गिर गया। फिर उसके बाद मैं अपने आप को संभाल कर जैसे ही उठा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी सांस अटक गई हो, मेरी ज़ुबान हलक में आ गई हो, क्योंकि मैंने देखा उन झागड़ियों के पास अखिल, आशीष और जतिन की अलग अलग टुकड़ी में लाश पड़ी हुई थी। उन दिनों की लाश को देखते ही मेरी बहुत ज़ोर से चीख निकली और मैं खड़े होकर बस उन लोगों की लाशों को देखने लगा। आशीष, जतिन और अखिल, इन तीनों को किसी ने 3-3 हिस्सों में काट कर फेंक दिया था। मैं चीख चीख कर रो रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरे तीनों दोस्तों की लाश पड़ी हुई थी और मैं उस समय अपने आप को कोस रहा था कि जब हमने इस जंगल में आने का फैसला किया था। पर तभी मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है। मैंने झाड़ियों से निकलकर गड्ढे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करी और थोड़ी देर में ऊपर भी चढ़ गया। पर वहाँ मैंने देखा आशीष, जतिन और अखिल मुझे बिल्कुल सही सलामत दिखाई दे रहे थे। वो मुझसे लगभग थोड़ी ही दूरी पर होंगे। वो अपने मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाकर मुझे ढूंढते हुए आवाज़ लगा रहे थे, संतोष, संतोष, कहाँ है तू? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा और क्या है। ये अभी अभी नीचे गड्ढे में झाड़ियों के पास मेरे तीनों दोस्तों की लाश कटी हुई हालत में पड़ी थी और अब बाहर वो तीनों मुझे ढूंढ रहे थे। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। ये सब देखकर मैं समझ चुका था, हो ना हो इस जंगल में छलावा है जिसमें शायद मैं फंसने से बच गया और गड्ढे से बाहर निकल कर आ गया। बाहर आते ही मैं भागता हुआ फ्लैश लाइट जलाकर उन लोगों के पास पहुंचा और जतिन, अखिल तीनों से लिपट कर रोने लगा। तीनों बहुत हैरान थे। पर तभी आशीष ने कहा, भाई क्या हुआ संतोष? किन लोगों की आवाज़ थी और तू कहाँ गया था? लेकिन उस समय मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। मैं बोलने की कोशिश तो कर रहा था पर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने जो देखा उसके बाद तो ना जाने मैंने अपने आप को किस तरह संभाला। पर फिर थोड़ी देर में मैंने कहा, यार भाई, मैंने उस गड्ढे में झाड़ी के पास तुम तीनों की कटी हुई लाश देखी। मेरी बात सुनकर तीनों हैरान थे। पर तभी जतिन ने कहा, भाई तेरी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ है तुझे? कैसी बातें कर रहा है? फिर मैंने कहा, कसम से भाई, मैंने यही देखा। तभी मैं बहुत डरा और परेशान था। फिर अखिल ने कहा, चलो देख कर आते हैं। पर मैं भी बहुत डरा और घबराया हुआ था। लेकिन मैंने भी कहा, हाँ चलो, ये सामने ही गड्ढा है और नीचे झाड़ियों के पास ही है। लेकिन आशीष ने हमको जाने से रोक दिया और उसने कहा, शायद इस जंगल में कुछ है, क्योंकि वो औरतें हमें नहीं दिखी, बस उनकी चीखने तड़पने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हो ना हो इस जंगल में छलावा है। आशीष की बात सुनकर ऐसा लग रहा था शायद जो मैं सोच रहा था वही आशीष भी सोच रहा था। फिर उसके बाद हम चारों ने अपने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जला रखी थी और हम बस यही कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से इस जंगल से बाहर निकल जाएं। ऊपर से ये सब देखने के बाद मेरी हालत भी बहुत ख़राब थी। तीनों मुझे पकड़कर संभालते हुए ले जा रहे थे। हम चारों इस समय बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि बस किसी तरह से हम इस जंगल से बाहर निकल जाएं। हम किसी को मदद के लिए भी नहीं कह सकते थे क्योंकि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं थे। अंधेरी रात में जंगल बहुत ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था। हर तरफ जंगली जानवरों के साथ साथ कुछ अजीब सी डरावनी भयानक आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। अब ऐसा लग रहा था आगे की तरफ जाएं तो भी खतरा, पीछे की तरफ जाएं तो भी खतरा, और चारों दिशा में किसी भी तरफ जाने का अनुमान लगाना ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए हम चारों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। डर तो सच में बहुत लग रहा था
और चारों वहाँ बैठे बैठे बस यही सोच रहे थे कि किस तरह से हम बाहर निकलें। यही हम सोच ही रहे थे कि तभी आशीष ने कहा, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम 1 बजे से जंगल में आए हुए हैं, ना तो कोई जंगल के बाहर था और इतने बड़े जंगल के अंदर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो 4 औरतें अचानक से कैसे दिखाई दे सकती हैं? जब इस जंगल के अंदर वन विभाग के गार्ड किसी को आने नहीं देते, तो वो औरतें लकड़ियां लेने कैसे आ गईं? और आ तो गई, ऊपर से थोड़ी ही देर में पता नहीं चला कि कहाँ चली गईं। यार सोचने वाली बात है, तुम भी एक बार इस बात पे गौर करो। आशीष की सारी बात सुनने के बाद जतिन ने कहा, हाँ यार कुछ तो है। फिर मैंने कहा, हाँ सच में वो औरतें ही कुछ ना कुछ हैं, क्योंकि ऐसे कहाँ गायब हो सकती हैं वो एकदम से। और हम सबको उनके रोने तड़पने की आवाज़ ही सुनाई दी थी, पर वो औरत हमें कहीं दिखी नहीं। और जो मुझे झाड़ियों के पास दिखा वो भी क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम चारों को ये पता था कि इस जंगल में कोई हमारे साथ छलावा कर रहा था। हम यहीं पेड़ के नीचे बैठे, हम बस यहाँ से जिंदा निकल कर चले जाएं, यही सोच रहे थे बस, और भगवान से दुआ कर रहे थे कि तभी अखिल ने कहा, चलो यार अब चलते हैं, 9 बज चुके हैं। और यार मेरी गाड़ी भी बाहर ही है, और वैसे भी मेरी गाड़ी अभी नई है, अब पता नहीं किस हालत में होगी। सही है कि नहीं ये भी नहीं पता यार। अखिल के इतना बोलने के बाद हम चारों, जो अभी तक कुछ ज़्यादा डरे हुए थे और घबराए हुए थे, पर उसके इतना बोलने के बाद सबके चेहरे पर थोड़ी हल्की सी मुस्कान आई। पर तभी आशीष ने कहा, एक तो हमारी जान यहाँ मुसीबत में फंसी हुई है, और ये भी नहीं पता हम जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। ऊपर से अखिल को देखो, इसे भी अपनी गाड़ी की पड़ी हुई है। आशीष के इतना बोलने के बाद हम चारों अपनी जगह से उठे और आगे की तरफ जैसे ही जाने लगे, तभी मेरी नज़र पेड़ के ऊपर पड़ी, तो जैसे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई हों। उसके बाद मैंने तुरंत अपनी फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई और पेड़ की तरफ मारी, तो मेरे होश ही उड़ गए। फिर उसके बाद मैं तुरंत आगे की तरफ भागने लगा कि तभी मुझे जतिन और अखिल ने पकड़ा और कहा, संतोष क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों भाग रहा है?" उसके इतना बोलने के बाद मैंने अपने हाथ से इशारा करते हुए मैंने उन्हें पेड़ के ऊपर की तरफ दिखाया, तो उन्होंने भी फ्लैशलाइट से जो देखा, उसके बाद हम चारों ने तुरंत एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम सब उसी जंगल में आगे की तरफ भागने लगे कि तभी भागते भागते आशीष ने कहा, जिसका डर था वही हुआ। मैं कह रहा था ना, मुझे वो औरतें साधारण नहीं लग रही थी। आशीष ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि हमें फ्लैशलाइट से पेड़ की डाली पर एक औरत को बैठे हुए दिखा था, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल चमक रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। ये देखने के बाद हमारे अंदर जितनी ताकत थी, हम उतनी रफ्तार से उस जंगल से आगे भाग रहे थे। हम चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की तरफ लगातार अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाए भगवान को याद करते हुए भागे जा रहे थे, और बस यही कह रहे थे कि हे भगवान, जिंदा वापस निकाल दो बस। क्योंकि अब हमने तय तो कर लिया था कि अब कभी भी ज़िंदगी में किसी जंगल में तो घूमने नहीं जाएंगे। और अब घड़ी में लगभग 10:30 बज रहे थे, यानी हमें यहाँ समय बहुत ज़्यादा ही हो गया था। अब हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जंगल है या कोई मौत की भूल भुलैया, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ मौत, और अंत मिलने का तो कोई तरीका ही नहीं था। लेकिन फिर भी जंगल में हम लगातार भागे जा रहे थे। उस जंगल में लगातार काफ़ी देर तक भागते भागते हम बहुत थक गए थे। वैसे थके तो खैर हम बहुत पहले से ही हुए थे, लेकिन अभी जो उस पेड़ के ऊपर हमने देखा था, उसकी वजह से हम लगातार भाग रहे थे। अब मेरी सांसें बहुत ज़्यादा फूल चुकी थी, मुझसे बिल्कुल भी भागा नहीं जा रहा था। जतिन, आशीष और अखिल भी काफ़ी थक गए थे, इसलिए हम लोग एक ही जगह पर अचानक से रुक गए और अपने आप को थोड़ा आराम देने की कोशिश करने लगे। पर अभी हमें वहाँ रुके थोड़ा ही समय हुआ था
कि तभी अचानक पीछे से किसी औरत के बहुत तेज तेज हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनते ही वो हंसी की आवाज़ हमारे रोंगटे खड़े कर रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी कि वो किसी को भी डरा दे। पर फिर उसके बाद हमने हिम्मत करते हुए अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाकर पीछे की तरफ देखा, लेकिन हमारे पीछे हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस वो हंसी की आवाज़ अभी भी हमारे कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी औरत हंस रही थी वो हमारे आसपास ही है। अब हम लोगों की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि अभी हमारे प्राण जाने वाले हों, और हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे शरीर पर लाख चींटियाँ छोड़ दी हों और वो सब हमें एक साथ काट रही हों। पर उसके बाद हम चारों ने फिर से भागना शुरू कर दिया। पर ऐसा लग रहा था जैसे हमारे साथ वो हंसी की आवाज़ भी भाग रही हो, क्योंकि वो आवाज़ हमारे कानों में अभी भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। पर तभी एकदम से वो हंसने की आवाज़ सोने की आवाज़ में बदल गई। पर हम वहाँ रुके नहीं, बस हम भागते रहे। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम शायद इस समय हम मौत के मुंह में ही हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि हम लोग इस सुंदर वन में आए। इस जंगल का बस नाम ही सुंदर और बस बाहर से देखने में ही सुंदर है, पर अंदर से तो इस जंगल में मौत का जंजाल बिछा हुआ है, क्योंकि हर तरफ से बस रोने, चीखने और तड़पने की आवाज़ सुनाई दे रही है। पर तभी मैंने घड़ी में टाइम देखा तो घड़ी में 11 बज रहे थे। आधी रात हो गई थी, पर अभी भी हम इसी जंगल में थे। अब हम लोग ये भी सोच रहे थे कि शायद पता नहीं कि अब हम यहाँ से ज़िंदा वापस जा भी पाएँ या नहीं। लेकिन हम एक पल के लिए किसी भी जगह पर रुक नहीं रहे थे। हम लगातार आगे की तरफ तेज तेज कदम बढ़ाकर चले रहे थे, क्योंकि भाग भाग कर हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हम ऐसे ही चल रहे थे कि तभी ऐसा लगा कि पीछे से कोई बहुत तेज़ भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। आवाज़ सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा कि तभी किसी ने अखिल को एकदम से पकड़ लिया और आगे की तरफ खींचने लगा। पर वो जो भी था उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। फ्लैशलाइट से भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन है। पर वो जो भी था उसने एकदम से अखिल के पैर पकड़ा और उसे घसीटते हुए आगे की तरफ लेने लगा। वो उसके घसीटते ही अखिल के तड़पने और चीखने की आवाज़ गूंज रही थी। अखिल रो रो कर लगातार चिल्ला रहा था और यही बोल रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ बचाओ, आशीष, संतोष, जतिन। तीनों का नाम लेकर वो लगातार पुकारे जा रहा था। हम लोग भी रोते चिल्लाते हुए अखिल के पीछे पीछे भाग रहे थे। उस समय हमारे सामने ही हमारे एक साथी को ना जाने कौन घसीटते हुए लेके जा रहा था, और हमको पता भी नहीं चला कि वो कौन है। फिर भी हम अखिल को आवाज़ मारते हुए लगातार अखिल के पीछे ही भाग रहे थे। पर एकदम से जो अभी तक अखिल के तड़पने चिल्लाने की आवाज़ बहुत तेज तेज सुनाई दे रही थी, वो आवाज़ अब एकदम से शांत हो गई। और उस आवाज़ के शांत होते ही ऐसा लग रहा था कि उस पूरे जंगल में सन्नाटा सा छा गया हो। लेकिन हम लोग तभी भी अखिल को लगातार आवाज़ मार रहे थे, अखिल, अखिल कहाँ है तू। लेकिन हम लोगों को अब अखिल की कहीं आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, यहाँ तक कि वो दिखाई तक नहीं दे रहा था, और ना ही उसकी कोई रोने चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम तीनों हर तरफ झाड़ियों में जा जाकर लाइट मारकर अखिल को ढूंढ रहे थे, लेकिन अखिल हमें कहीं पर नज़र नहीं आ रहा था। आश्चर्य की बात तो ये भी थी, जब से अखिल के तड़पने और रोने की आवाज़ बंद हुई थी, तब से इस जंगल में जो खौफनाक डरावनी चीखें गूंज रही थी वो भी बंद हो गई। पर हम अपने दोस्त को ऐसे गायब होते नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हम तीनों ने सोच लिया था, पहले अखिल ढूंढ लेंगे, उसके बाद ही यहाँ से बाहर निकलेंगे। तभी मैंने कहा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी अखिल के साथ हुआ ये हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि उस समय उन औरतों ने कहा था कि ये जंगल श्रापित है। मेरे इतना बोलते ही तुरंत बाद आशीष ने चिल्लाते हुए कहा,
संतोष, उन औरतों की बात मत कर मेरे सामने। सारी जड़ वो औरतें ही हैं। उन औरतों ने ही हमारे दोस्त अखिल को गायब करा है। यही सब बातें हम करते हुए अखिल को ढूंढ रहे थे कि तभी जतिन, जो हमारे साथ ही चल रहा था, वो किसी चीज़ से टकराकर बड़ी जोर से मुंह के बल झाड़ियों में गिर जाता है। उसके गिरते ही तुरंत हम दोनों ने जतिन की तरफ लाइट मारी और जतिन को उठाया तो हम सबके होश ही उड़ गए।